अब इस रेस में सत्यम बहुत तेज भागते हैं, मिश्रा जी भी तेज भागते हैं, पर अमित स्लो चलते हैं, स्लो भागते हैं। तो ये दो टीमों के बीच में रेस हो रही है। किसी भी टीम का जीतना किस पे डिपेंड करता है, तेज भागने वाले पे या स्लो भागने वाले पे। मान लेते हैं एक टीम के पास में उजैद है फॉर एग्जांपल, और उजैद बहुत तेज भागता है, भयंकर रन करता है। दूसरी टीम के बाद में मान लेते हैं महेश है, महेश भी बहुत तेज भागता है। तो उजैद जब बहुत तेज भागेगा, महेश भी बहुत तेज भागेगा, जब दोनों फास्ट रनर हैं तो डिफरेंस कितने का क्रिएट करेंगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम लिखा जाता है, वेग नियम प्रैक्टिकल की हेल्प से लिखा जाता है, आप जानते हो पहले से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम लिखा जा रहा है, उस वेग नियम में जो घातें आ रही हैं एक्स वाई, उन घातों का जो योग है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब जटिल रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता की कोटि का कोई अर्थ होता ही नहीं है। समझ गए बात को? ये केवल हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। सो आज हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी अर्थात आणविकता के बारे में बात करेंगे। पर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा कोटि के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएं, कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो पुट ऑन द हेडिंग, कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब काम की बात सुनना, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है? अच्छे से चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको वैसे काफ़ी कुछ याद होना चाहिए। कोटि का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है ना? कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जो आपका वेग नियम है, वेग नियम कैसा दिखता है सभी को पता है? वेग नियम ऐसा दिखता है, वेग इज इक्वल्स टू के आर की पावर एन। ये जो एन है, इस एन को ही कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। मतलब जो वेग नियम है, उस वेग नियम में अभिकारकों की जो घातें हैं, उन घातों के योग को अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो लिखें, ये क्या है? ये है वेग नियम में वेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग है ये। तो वेग नियम के अंदर जो अभिकारकों की घातों का योग है उसको अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अच्छा, आपको मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। क्या आपको याद है? प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में याद है कुछ? प्राथमिक अभिक्रिया जिसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब होता है एक ही पद में, एक ही पद का मतलब सिंगल स्टेप, एक ही पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाए, एक ही स्टेप में संपन्न हो जाए, उसे अपन लोग एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर प्राथमिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। लिखें, सेकंड है जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
अच्छा, जटिल अभिक्रिया क्या होती है? जटिल अभिक्रिया वो होती है, ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। मतलब एक स्टेप में नहीं हो रही, बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, तो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। अधिक पदों में संपन्न होती है। अच्छा बेटा, मेरा एक सवाल है आपसे, ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। कि मान लो एक अभिक्रिया के दो स्टेप हैं, एक है स्टेप नंबर 1, एक है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 जो है वो जल्दी होने वाला स्टेप है, फटाफट हो गया, और स्टेप नंबर 2 जो है वो धीरे धीरे होने वाला स्टेप है। तो एक ऐसी रिएक्शन है, मान लेते हैं, मतलब एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में दो स्टेप्स हैं, एक है चरण 1, स्टेप 1, एक है चरण 2, स्टेप 2। चरण 1 जो है वो तीव्र पद है। तीव्र पद मतलब फास्ट स्टेप है, बहुत खटाक से हो जाता है। और चरण 2 जो है वो धीमा पद है, स्लो स्टेप है। तो अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए आप किस स्टेप का यूज करेंगे? फास्ट वाले का यूज करेंगे या स्लो वाले का यूज करेंगे? ये मेरा सवाल है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि फास्ट वाले का यूज करेंगे? हाथ ऊपर करो, फास्ट वाले का यूज करेंगे ऐसा कितने बच्चों को लगता है? और स्लो वाले का यूज करेंगे ऐसा कितने बच्चों को लगता है? और जिनको कुछ भी नहीं लगता वो हाथ ऊपर करें, जिनको वापस समझना है वो हाथ ऊपर करें। देखो, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बस दो बातें बताई हैं। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी होती है उसको कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में होती है, मतलब जैसे पहले एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा स्टेप हुआ, ऐसे, उसको कहते हैं जटिल अभिक्रिया। ठीक, मान लेते हैं एक अभिक्रिया है जो दो स्टेप में हो रही है, एक स्टेप उसका बहुत तेज है, ऐसे हो गया, और दूसरे स्टेप में टाइम लग रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो जो तेज हो रही है उसको कहेंगे अपन फास्ट स्टेप, और जिस पद में स्लो हो रहा है काम उसको बोलेंगे अपन स्लो स्टेप। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभिक्रिया का वेग हम किससे लिखें? जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग हम किससे लिखें? फास्ट वाले स्टेप से लिखें या स्लो वाले स्टेप से लिखें? ये मेरा सवाल है, सोचो इसके बारे में। हाँ मयंक। हेलो। हाँ जल्दी बोलो। हाँ सर, मध्यम अप्रिय थी। हम्म मध्यम वाले अप्रिय थी। हम्म, नहीं, मध्यम की तो पढ़ ली अपन ने। अभी अपन स्लो और फास्ट को देख रहे हैं, अभी अपन जटिल अभिक्रिया को देख रहे हैं। मध्यम तो हो गया, धीरे मध्यम और सब हो गया, ये तो जटिल अभिक्रिया है, वो टॉपिक अलग था, ये टॉपिक अलग है। इसमें बताओ इन दोनों में। चलो ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो स्कूल में एक रेस होती है, आपको पता है 4x4 रिले रेस, नाम सुना है आपने इसका? अब इस रेस में क्या होता है देखते हैं। आपको एक डंडा मिलता है, मान लो सत्यम के हाथ में हमने डंडा पकड़ा दिया, तो सत्यम ने वो डंडा लेकर के रन करना है 100 मीटर। 100 मीटर बाद में वो जो डंडा है वो मिल जाएगा आपके अगले बच्चे को, मान लेते हैं मिश्रा जी को मिल गया। फिर मिश्रा जी को भागना है 100 मीटर, और फिर वो भाग करके किसी और को देना है, मान लो उन्होंने अमित को दे दिया। फिर अमित को भागना है 100 मीटर और फाइनल रेस जितानी है। ऐसा है। अब इस रेस में सत्यम बहुत तेज भागते हैं, मिश्रा जी भी तेज भागते हैं, पर अमित स्लो चलते हैं, स्लो भागते हैं। तो ये दो टीमों के बीच में रेस हो रही है,
किसी भी टीम का जीतना किस पे डिपेंड करता है, तेज भागने वाले पे या स्लो भागने वाले पे? मान लेते हैं एक टीम के पास में उजैद है फॉर एग्जांपल, और उजैद बहुत तेज भागता है, भयंकर रन करता है। दूसरी टीम के बाद में मान लेते हैं महेश है, महेश भी बहुत तेज भागता है। तो उजैद जब बहुत तेज भागेगा और महेश भी बहुत तेज भागेगा, जब दोनों फास्ट रनर हैं तो डिफरेंस कितने का क्रिएट करेंगे? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बस। पर अगर इस टीम में एक स्लो रनर है, फॉर एग्जांपल अमित जो है वो स्लो रनर है, और दूसरे टीम के अंदर तनिष्क स्लो रनर है, अब स्लो होने की कोई लिमिट थोड़ी होती है। अब अमित इतना स्लो है कि 100 मीटर की रेस आराम से कर रहा है 5 मिनट के अंदर। तो भले ही इन दोनों ने कितनी मेहनत की हो, ये मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड का अंतर ला सकते हैं, पर जो धीमे चलने वाला व्यक्ति है ना, वो चाहे उतना डिफरेंस ला सकता है। रो रो के चले, पहुंचे नहीं वहां तक, 1 घंटे में पहुंचे, कर लोगे आप। तनिष्क जा ही नहीं रहा, मन ही नहीं है उसका, बैठ गया वो तो वहीं पे, जाऊंगा ही नहीं मैं तो आगे, बिल्कुल धीरे धीरे जाऊंगा। तो अभिक्रिया का वेग भी ऐसा ही होता है। जो रिएक्शन फास्ट हो रही है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, तो हो गई, आँख खुली तो रिएक्शन हो गई। जो रिएक्शन स्लो हो रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बताएगी कि अभिक्रिया का वेग कैसे होगा। भाई स्टेप 1 तो फटाफट से हो गया, खत्म। अब स्टेप 2 कितना धीमा है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन का वेग क्या होगा। तो रिएक्शन का वेग किस पर निर्भर करता है? रिएक्शन का वेग जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से निर्धारित किया जाता है। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि अब मैं बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो 2 रिएक्शंस आ रही होंगी, मतलब एक ही रिएक्शन के 2 स्टेप आ रहे होंगे, एक ही रिएक्शन के 2 पद आ रहे होंगे, एक धीमा पद एक तीव्र पद। तो वहां पर मैं अभिक्रिया का वेग जब धीमे पद से लिखूंगा, तो आज की क्लास का ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि सर ने बताया था, ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है उनको जटिल अभिक्रिया कहते हैं। और जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे लिखा जाता है? वो धीमे पद से लिखा जाता है। और उस पद को, जैसे यहाँ पे ये पद नंबर 2 है, इसे अपन वेग निर्धारण पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का? चलो लिखो, जटिल अभिक्रियाओं में जटिल अभिक्रियाओं में जटिल अभिक्रियाओं में मतलब जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो रही है, तो जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से वेग का निर्धारण किया जाता है। है ना? तो जटिल अभिक्रिया में हमेशा धीमे पद से करेंगे। इस धीमे पद को वेग निर्धारण पद या फिर इंग्लिश में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इस धीमे पद को वेग निर्धारण पद कहते हैं। तो इस धीमे पद को क्या बोलते हैं? वेग निर्धारण पद के नाम से जानते हैं। इस धीमे पद को वेग निर्धारण पद कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। मतलब वहां पे मैं शॉर्ट में इसको आरडीएस कहूंगा। तो यहाँ पे धीमा पद ये था, तो ये धीमा पद जो है यही आपका बनेगा आरडीएस, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। तो धीमा पद है वही आपका वेग निर्धारण पद के रूप में सामने आता है।
डन। तो ये कुछ काम की बातें थी जो आपको मैंने ऐसे ही बता दी। अब आप हेडिंग लिखें, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ध्यान से सुनना और बढ़िया से समझना। प्राथमिक अभिक्रिया कैसी होती है? प्राथमिक अभिक्रिया होती है जो एक ही पद में संपन्न होती है। तो ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा बाद में पढ़ोगी भी आप कल की क्लास में, कि अभिक्रियाएं होती कैसे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि टक्कर से अभिक्रिया होती है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए काम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं कह रहा हूं कि ये आपका उत्पाद है, ये पेन आपका उत्पाद है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा कहा जाता है कि ये पेन जो है, ये जो उत्पाद है, ये दो अभिकारकों से मिलकर बना है। ये अभिकारक जब आपस में टक्कर, अभिकारक क्या क्या हो सकते हैं यार? अभिकारक तो कुछ भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज है, ये परमाणु हो सकते हैं दोनों, ये अणु हो सकते हैं दोनों, ये आयन हो सकते हैं। जब परमाणु आपस में ऐसे मिलते हैं और आपस में मिलकर के ऐसे टक्कर करते हैं, तो इनके टक्कर करने से उत्पाद बनता है। ठीक है। तो हम जब आणविकता को परिभाषित करते हैं या आणविकता की बात कर रहे होते हैं, तो आणविकता में हमेशा अपन प्राथमिक अभिक्रिया की बात करते हैं, याद रखें आप। प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर जितने अणु या स्पीशीज आपस में टक्कर कर रहे हैं और टक्कर करके अभिक्रिया कर रहे हैं, उन्हें हम, उस संख्या को हम आणविकता कहते हैं। अगर दो लोग आपस में टक्कर कर रहे हैं प्राथमिक अभिक्रिया में, तो आणविकता 2 हो जाएगी। 3 लोग टक्कर कर रहे हैं तो 3 हो जाएगी। ऐसे तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। लिखो, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज क्या क्या हो सकती है? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज, वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, जो एक साथ टक्कर करके अभिक्रिया करती है, उसे अपन अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जो एक साथ संघट्ट, मतलब टक्कर, जो एक साथ संघट्ट या टक्कर करके अभिक्रिया करती हैं, जो एक साथ संघट्ट करके अभिक्रिया करती हैं, इस संख्या को अपन आणविकता कहते हैं, की संख्या को आणविकता कहते हैं।
अच्छा, जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही, मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। ये मैंने पहले से ही बता दिया आपको कि एक प्राथमिक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी आपस में टक्कर करके सी बना रहे हैं। ऐसे प्राथमिक अभिक्रिया ए और बी आपस में टक्कर करके सी बना रहे हैं, प्राथमिक अभिक्रिया है। कितने लोग आपस में टक्कर कर रहे हैं? सर ये ए है, ये बी है, दो लोग आपस में टक्कर कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। सर ये तो बड़ा आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि प्राथमिक अभिक्रिया है कि नहीं है। अगर ये बता दो तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें कितने लोग आपस में टक्कर कर रहे हैं, बस वो जो टक्कर कर रहे हैं उसको अपन बोल देंगे आणविकता है। तो ये तो रिएक्शन देख के भी पता चल सकता है। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा ए प्लस बी मिलकर सी, तो आप समझ गए कि ए और बी आपस में टक्कर कर रहे हैं और सी बन रहा है, तो आणविकता 2 हो गई। अच्छा, अगर मैं यहीं पे इस अभिक्रिया की कोटि लिखता तो कैसा होता? तो आप बोलते सर कोटि तो होगा x प्लस वाई, है ना? कैसे आएगा कोटि? कोटि तो वेग नियम से आएगा, और वेग नियम कैसा होगा? k a की पावर x b की पावर y, और इससे आएगा, ये तो प्रैक्टिकल से आता है, प्रयोगों से आएगा। हाँ सही बात है। तो आणविकता की कैलकुलेशन तो अपन रिएक्शन देख के कर सकते हैं, पर कोटि की जो कोटि है अपनी, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? जब हमारे पास में केवल क्या हो? जब हमारे पास में केवल क्या हो? वेग नियम। बिना वेग नियम के आप कोटि नहीं बता सकते, और आणविकता बतानी है तो आणविकता तो केवल और केवल रिएक्शन देख के भी अनिकेत बताई जा सकती है। सही है। अब हम एक काम करते हैं, आणविकता और कोटि में अंतर लिखते हैं। एग्जाम में बहुत फेमस सवाल है, हमेशा आता ही आता है। तो चलो आप लिख लो इसको जहां तक लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स हमेशा बनाने हैं क्लास में, कोशिश करनी है कि नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलें। ये हैबिट बहुत अच्छी होती है नोट्स बनाने की। वेरी गुड राजन। ठीक है अमित, चले आगे चले। सर बैकलॉग हो गया 1-2 महीने का, प्रभु, 1-2 महीने का बैकलॉग। मॉलिक्युलरिटी और कोटि में अंतर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे अंतर। सबसे पहला अंतर होगा परिभाषा का,
परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलो दोस्तों, अब एक काम करते हैं, वापस से समझते हैं। कोटि और आणविकता में अंतर। अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम लिखा जाता है, वेग नियम प्रैक्टिकल की हेल्प से लिखा जाता है, आप जानते हो पहले से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम लिखा जा रहा है, उस वेग नियम में जो घातें आ रही हैं एक्स वाई, उन घातों का जो योग है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सिंपल। अभिक्रिया की कोटि, अगर आप एक जटिल अभिक्रिया के लिए लिख रहे हैं तो जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि धीमे पद से लिखी जाती है, जो धीमा पद होता है। ये हमने नया सीखा। फिर हमने देखा आणविकता क्या चीज है। जो प्राथमिक अभिक्रिया है, उस प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक, कुछ भी हो सकता है, अणु, परमाणु, आयन, जो आपस में टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं, उनकी संख्या को अपन आणविकता कहते हैं। तो आणविकता रिएक्शन देख के बताई जा सकती है, सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोटि की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल से वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज से अपने जो सवाल किए थे वह सवाल बनेगा, और फिर अपन बता पाएंगे कि एक्स और वाई का मान क्या है, उनको जोड़ करके फिर एन का मान निकलेगा। तो परिभाषा के पार्ट पे हम क्लियर हैं। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में क्या है कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकली आती है, और आणविकता क्या है, सैद्धांतिक है। रिएक्शन देखो, बता दो, लिखो। अभिक्रिया की कोटि, डिफरेंस लिख रहे हैं अपन। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक है। मतलब पेन पेपर में भी चेक कर सकते हैं। मतलब ये चीज पेन पेपर पे भी चेक हो सकती है, ये पॉइंट। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या आपने सीखा था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है? अभिक्रिया की कोटि मतलब अभिकारक जो है उसकी किसी भी पावर पर डिपेंड ना करे, शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो सकती है 1 2 3 4। अभिक्रिया की कोटि भिन्न हो सकती है 1/2 1/3 वगैरह वगैरह। आणविकता के बारे में आपको क्या लगता है, क्या आणविकता 0 हो सकती है? प्राथमिक अभिक्रिया है, अभिकारक आपस में टक्कर कर रहे हैं, तो अभिकारक आपस में टक्कर करेंगे तो ही तो उत्पाद बनेगा। मतलब टक्कर हो रही है और टक्कर करने वालों की संख्या को अपन आणविकता कहते हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया में कोई ना कोई तो दो लोग होंगे रिएक्शन में, तो 0 कैसे हो सकती है? एक तो होगा। अगर एक अभिकारक भी ऐसे टूट रहा होगा तो एक तो होगा, तो कभी भी आणविकता 0 नहीं होती। क्या आणविकता आधी हो सकती है 1/2 1/3 1/4? क्या आधे पौने कण आपस में टक्कर कर सकते हैं? या आधा कण टक्कर कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो कण टक्कर करेंगे या तो 1 करेंगे, 2 करेंगे या 3 करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, टक्कर करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक अभिकारक है, आपस में हिला डुला, वाइब्रेशन हुआ, टूट गया, तो इस केस में आणविकता होगी 1। ऐसा हुआ कि 2 आपस में टक्कर किए तो आणविकता होगी 2, टच कर रहे हैं। 3 आपस में टक्कर किए, आणविकता होगी 3। जनरली आणविकता 1 2 या 3 ही होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती। ऐसा क्यों? जब 4 लोग एक साथ टक्कर करने आएंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण होता है। इसको कहते हैं हवा में प्रतिकर्षण, त्रिविम बाधा। बचपन में तुम्हें याद है, कभी बचपन में टेम्पो में बैठ के गए हो,
जब बचपन में टेम्पो में बैठ के जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, बड़े बड़े लोग सारे एक साथ बैठ जाते हैं और छोटे बच्चों को बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप वही बात सोचो, आपके साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ भी हुआ है ये, कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमको गोद में लेके कहीं भी बिठा दिया जाता था। हमारी कोई इज्जत नहीं थी बचपन में, मतलब जगह मिली तो गोद में, जगह नहीं मिली तो वहीं खड़ा कर देते थे, खड़े रहो। और आजकल तो टेम्पो वाले साइड में सीट भी बना देते हैं छोटी सी, उस पर बैठ जाओ। पर अगर हम बड़े होते, जैसे हम आज बड़े हैं, क्या हम उस जगह फिट होते, क्या हम बैठ पाते? नहीं ना। तो अगर एक जैसे आकार के परमाणु हैं तो वो तीन ही आपस में मैक्सिमम टक्कर कर सकते हैं। चार को एक साथ टक्कर कराने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उसको कहते हैं त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा के कारण मैक्सिमम तीन लोग एक साथ टक्कर कर सकते हैं। तो आणविकता तीन से ज्यादा संभव नहीं है, आणविकता तीन से कम ही होती है। तो क्या सीखा? कोटि शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्न हो सकती है। आणविकता कभी भी शून्य या फिर भिन्न नहीं होगी, ये प्राकृत संख्या होगी, जैसे कि 1 2 और 3। नेक्स्ट पॉइंट, आणविकता तीन से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक साथ तीन से अधिक अगर परमाणु आपस में टक्कर करेंगे तो वो संभव नहीं है। किसके कारण? उच्च त्रिविम बाधा के कारण, भयंकर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये त्रिविम बाधा शब्द आपको अभी अजीब लग रहा होगा, पर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये हर दूसरे तीसरे दिन आएगा। त्रिविम बाधा, अटैक करने कोई आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा है, अटैक करने नहीं आ पाएगा। ऋषभ, है ना, ये वाला पॉइंट है। चलिए लिखते हैं। तो जो समझा है उसी को लिखने की कोशिश करेंगे। लिखें, कोटि शून्य, शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, तथा भिन्नात्मक, मतलब 1/2 1/3 ऐसे ना, तथा भिन्नात्मक हो सकती है। तो कोटि शून्य, पूर्णांक अथवा या भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता जो है वो शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। जबकि आणविकता, देखें, जबकि आणविकता शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तो शून्य नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी। ये क्या हो सकती है? केवल प्राकृत संख्या। तो यह केवल प्राकृत संख्या वन टू थ्री हो सकती है। तो यह केवल प्राकृत संख्या 1 2 3 हो सकती है। और एक बात और सीखी हमने कि आणविकता तीन से अधिक नहीं हो सकती है ना। तो लिखें, आणविकता तीन से अधिक संभव नहीं है। तो आणविकता जो है आपकी वो तीन से अधिक संभव नहीं, क्योंकि तीन से अधिक जो स्पीशीज हैं वो एक साथ टक्कर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि तीन से अधिक स्पीशीज एक साथ उच्च त्रिविम बाधा के कारण उच्च त्रिविम बाधा एक साथ उच्च त्रिविम बाधा के कारण
संघट या टक्कर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हुआ आणविकता जो है वो या तो 3 हो सकती है मैक्सिमम, या 3 से छोटी हो सकती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आणविकता 3 से छोटी या 3 के बराबर हो सकती है। मतलब एक कण है जैसे ब्रेक हो जाएगा, 2 हैं तो टक्कर कर लेंगे, 3 हैं तो भी टक्कर कर सकते हैं, तो 4 आपस में टक्कर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि क्या हम जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित कर सकते हैं? हाँ सर, आपने तो सिखाया कि अभिक्रिया की कोटि अगर आप जटिल अभिक्रिया के लिए लिख रहे हो तो धीमे पद से लिख लो। तो अभिक्रिया की कोटि जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से निर्धारित होती है। पर आपने ऑब्जर्व किया, मैंने आणविकता की डेफिनेशन में प्राथमिक अभिक्रिया लिखी है, देखो ये रहा। मतलब जटिल रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता की कोटि का कोई अर्थ होता ही नहीं है। समझ गए बात को? ये केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, जो एक स्टेप में हो रही है उसके लिए परिभाषित है। जबकि आपकी कोटि में क्या होता है, अगर 2 स्टेप में हो रहे हैं तो भी चलेगा, बस करना क्या होगा, जो कम से कम स्पीड में हो रही है, जो धीमे हो रही है, उससे हम निर्धारित कर लेंगे। तो लिखे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जटिल अभिक्रियाओं में जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से निर्धारित होती है। जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से निर्धारित होती है। अच्छा, धीमे पद से निर्धारित हो रही है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है, लिख लो। अब आपको मजा आने वाला है। अब आप हेडिंग लगाएंगे इसके बाद, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब हेडिंग लगाएं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ध्यान से समझना है इसको, बड़ा मजा आने वाला है आपको। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाँ जी, तो हम एक रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं जो कि है एस्टर का जल अपघटन। तो हम एस्टर के जल अपघटन के बारे में सोचते हैं। एस्टर का जल अपघटन, इसके बारे में सोचते हैं। एस्टर जानते हो? अरे सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तो शुरू ही नहीं की अपन ने। कोई बात नहीं, ये होता है एस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसकी रिएक्शन पानी से कराई, और जब पानी से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा, एक हमें अल्कोहल मिलेगा। तो एक मिला कार्बोक्सिलिक और एक हमें मिला अल्कोहल। आप मस्त रहो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इतना ध्यान रखो कि ये रिएक्शन हो रही है। अब सब बच्चे लिखना बंद कर देंगे या ध्यान देंगे। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, तो ध्यान सुनना। मान लेते हैं, हाँ, इस अभिक्रिया का जो वेग है ना वो ऐसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकली पाया गया कि इस अभिक्रिया का वेग है कांस्टेंट के, ये जो आपको दिख रहा है, की पावर 1 H2O की पावर 1। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का ऑर्डर कितना हुआ? 2 हो गया। इसकी पावर 1 पे, इसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब सुने, लिखे नहीं। टाइम बराबर 0 पर हमने इसको लिया 0.01, इसको भी लिया 0.01। ये कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं था। टाइम बराबर टी पर जब अभिक्रिया हो गई तो ये 0.01 से हो गया 0। देखो, अगर ये 1 खत्म होगा तो ये भी 1 खत्म होगा, रस समीकरण में थी। अगर ये 1 से खत्म हुआ बेटा तो ये भी 1 से खत्म होगा। तो ये 0.01 से खत्म होकर 0 हो गया, तो ये भी 0.01 से कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना बन जाएगा? 0.01। और ये भी कितना बन जाएगा? 0.01। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% ये खत्म हो गया, 100% ये खत्म हो गया, 100% ये बन गया, 100% ये बन गया। अभिक्रिया का वेग इस पे भी डिपेंड कर रहा है, अभिक्रिया का वेग इस पे भी डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अमित, सामने ध्यान दो, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। अभिक्रिया का ऑर्डर कितना है धनंजय? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है, उस पर भी डिपेंड कर रही है, फर्स्ट पे सेकंड पे भी डिपेंड कर रही है। बहुत बढ़िया, सब जीवन में अच्छा चल रहा था। हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा कांड कर दिया, हमने पानी बहुत ज़्यादा ले लिया। हमने एक अभिकारक को आधिक्य में ले लिया, एक्सेस में, खूब सारा पानी। खूब सारा पानी मतलब 10 मोल पानी ले लिया अपन ने, मान लेते हैं। अब क्या होगा सोचो सर, ज़्यादा तो पानी है ना, ये तो कम ही है बेचारा, तो ये खत्म हो गया पूरा। ये जो एस्टर है इसने अभिक्रिया कर ली, 0.01 से खत्म होकर 0 हो गया। पानी कितना खत्म होगा? जितना ये खत्म होगा उतना ही पानी खत्म होगा। तो पानी 10 में से 0.1 खत्म हो गया, 9.9 बच गया। तो पानी कितना बच गया? 9.99 बच गया। इतने मोल पानी बच गया। एक बात बताओ, एस्टर कितने परसेंट खत्म हो गया? कितने परसेंट एस्टर खत्म हो गया? तो आप कहोगे सर एस्टर तो 100% खत्म हो गया, बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी पूरी। 0.01 था, अब 0 हो गया, तो ये तो 100% खत्म हो गया। 100% खत्म। इस पूरी अभिक्रिया में जल कितना खत्म हुआ? तो 0.01 ही तो खत्म हुआ। तो 0.01 जो है वो कितना परसेंट है 10 का? 0.1% है।
तो 10 मोल में से 0.01 कम हुआ, तो 0.01 10 का कितना परसेंट है? केवल 0.1% है। तो ये जो अभिकारक था ये कितना समाप्त हो गया? 100%। दूसरे वाले भाई साहब कितने समाप्त हुए? 0.1%। क्या आपको पर्सनली लगता है कि इन दोनों संख्याओं में कोई अंतर है? 9.99 और 10 कोई अंतर लग रहा है? 0.1 को इग्नोर कर सकते हैं अपन। एक अभिकारक पूरी तरह से रिएक्शन में खत्म हो गया और दूसरा लगभग वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो अभी आप ये बोल सकते हो कि अगर ये सिनेरियो है तो ये जो H2O की सांद्रता है लगभग ये सांद्रता कितनी हो गई? नियत हो गई। तो अब एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट K और ये H2O भी नियत हो गया, इनको मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं K डैश। तो अब आप अभिक्रिया का वेग कैसे लिख पाओगे? वो तो गया कांस्टेंट में, K डैश इंटू CH3 COOC2H5। तो अब अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर निर्भर कर रहा है। तो एक अच्छी खासी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी। अभिक्रिया का वेग इस पे भी निर्भर कर रहा था, इस पे भी निर्भर कर रहा था, पर हमने क्या किया? हमने एक अभिकारक को बहुत ज्यादा मिला दिया, पानी को बहुत ज्यादा मिला दिया। तो पानी को बहुत ज्यादा मिलाने से क्या हुआ? दूसरा अभिकारक जब 100% समाप्त हुआ तो पानी केवल 0.1% समाप्त हुआ। तो अब एक बात बताओ, जब पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, पानी की सांद्रता लगभग बराबर है, तो एक तरह से पानी की सांद्रता तो कांस्टेंट हो गई। तो पानी की सांद्रता पर जो वेग का प्रभाव था या वेग का प्रभाव, वेग पर जो पानी की सांद्रता का प्रभाव था वो तो हट गया, क्योंकि पानी 10 मोल का 10 मोल ही है। नहीं नहीं सर, कहाँ 10 मोल है? 0.01 खत्म तो हुआ। अब गधों 0.1% है वो, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लगभग 10 का 10 ही है वो। तो यहाँ पे कुछ भी हो, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ये कांस्टेंट की तरह सामने आ गया। तो जो अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर थी वो क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर बन गई, झूठे तरीके से। झूठ से कैसे? झूठ से H2O को बहुत ज्यादा लेने से। इसलिए इसके साथ वर्ड लगता है श्यूडो, छद्म। थी वास्तव में द्वितीय कोटि, पर प्रथम कोटि हो गई। कैसे हो गई? क्यों हो गई? अरे सर वो पानी ज्यादा मिला दिया, मतलब हमने एक अभिकारक को बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया। तो इसको बोलते हैं आपका छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर हो गया? अब थोड़ा लिखें इसको। अब आप एक काम, हाँ ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 0.01 बनेगा। ये भी कितना बनेगा? 0.01 बनेगा। तो देखो, इसका बनना और इसका बनना अब इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा। ये पूरा मर गया, इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसको कांस्टेंट बोल देंगे। तो एस्टर के जल, हाँ लिखो, इक्वेशन लिखो, एस्टर के जल अपघटन इक्वेशन लिखो। पहले ये चीज कॉपी करो। गंशाला में कहाँ है बता देता हूँ। पेज नंबर 3.20। देखो पेज नंबर 3.20 पर लिखा हुआ है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकर्मक तो दो होते हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि
केवल एक अभिकारक की सांद्रता से प्रभावित होती है। है ना? और ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि यदि एक अभिकारक बहुत ज्यादा हो तो उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो तो उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। तो उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। यदि एक अभिकारक आधिक्य में है तो उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी आधिक्य में है तो उसकी सांद्रता को अपन नियत मान सकते हैं। जैसे यहाँ जल आधिक्य में है, पूरी अभिक्रिया होने के पश्चात भी पूरी अभिक्रिया होने के पश्चात भी उसकी सांद्रता में 0.1% का अंतर आया। अर्थात जल की सांद्रता को नियत माना जा सकता है। फिर आप ये लिख सकते हैं ऐसे। अतः इसके बाद इस अभिक्रिया की कोटि अब 1 है, 2 होनी चाहिए थी पर 1 है। इसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में अगर सवाल आएगा जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज, बिना खुद की छोटी सी बुद्धि का प्रयोग किए बिल्कुल एज इट इज आपको लिख करके आना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो ऐसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ऐसे तो छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी हो सकती है। यहां बता दूं साइड में, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया ऐसे हो रही है 2a प्लस बी और उससे बन रहा है c प्लस टी फॉर एग्जाम्पल, और इसका वेग आपको ऐसे लिख के दिया है कि k लिख के दिया है अपन को सवाल में, है ना। अच्छा, और ये बोलता है कि b एक्सेस में है। अगर b आधिक्य में हो गया तो फिर क्या करोगे, अगर b एक्सेस में हो गया तो इसको भी कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा k डैश a की पावर 2, जहाँ पे k डैश क्या होगा k इंटू बी। तो ये तृतीय कोटि अभिक्रिया हो गई, जबकि कौन सी थी, तृतीय कोटि थी। देखो 2 + 1 तृतीय कोटि थी, पर इसके एक्सेस में, इसके आधिक्य में होने के कारण ऐसा हुआ। तो अब ये क्या कहलाएगी, छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो एग्जाम में कोई पूछ ले तो आना चाहिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या है, ऐसे। ठीक है, एक छोटा सा कैप्सूल और बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा कैप्सूल है वो, सुनो। अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, सुनना ध्यान से, अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, अच्छा प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब होता है जो एक ही चरण में होती है, एक ही पद में होती है, जो सिंगल स्टेप में होती है। तो अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसके लिए 99% केसेस में कोटि और आणविकता बराबर होती है। आप प्रैक्टिकली कोटि निकालो, थ्योरेटिकली आणविकता निकालो, एक ही बात है, बराबर आती है। बस 1% केस में अलग हो जाता है, और वो 1% केस होता है जब छद्म अभिक्रिया का केस बन रहा होता है। जैसे मान लो ये एक प्राथमिक अभिक्रिया, मान लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। तो प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि और आणविकता आपस में बराबर होते हैं, बस छद्म वाला केस नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पर कोटि कितनी होगी, कोटि तो सर छद्म के हिसाब से 2 आ रही है। आणविकता, आणविकता क्या होगी बताओ सर, आणविकता में कितनी टक्कर हो रही है वो देखना पड़ता है, तो इसमें 2 है, 1 है, आणविकता कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, वापस सुन लो, इसको कैप्सूल की तरह याद रख लेना, अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसके लिए कोटि और आणविकता आपस में बराबर होती है 99% केस में, बस 1% कौन सा अलग होता है, छद्म वाला केस। अगर मैं आपसे इसकी आणविकता पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, ये प्राथमिक अभिक्रिया, इसकी आणविकता बताओ कितनी है। तो सर टक्कर कितने लोग कर रहे हैं, 2A और 1B, तो आणविकता कितनी होगी, 3। और कोटि कितनी आ रही है, छद्म अभिक्रिया होने के कारण कोटि कितनी आ रही है, 2। अगर ये छद्म नहीं होती तो इसकी कोटि भी कितनी आती है, 3। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जो परमाणु हथियार बनते हैं ना, उस परमाणु हथियार के अंदर यही कॉन्सेप्ट काम में आता है। न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही बनते हैं, इसी अभिक्रिया से बनते हैं। पता है तुम्हें, कितनों को पता है, जितने सीरियस होकर के तुम देख रहे हो ना, घूर रहे हो इसको, उससे तो यही लग रहा है। अब एक फुद्दू सी चीज है, 2A + B = C + D, प्राथमिक अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बराबर होगी अगर यह अभिक्रिया प्राथमिक है। तो छद्म है तो बात अलग है, क्योंकि ये छद्म है इसलिए इसमें एक बंदा उड़ गया तो अलग अलग हो गया, इतनी सी बात है, मैं क्या इतना सोचना है। ठीक है रिशु, अब एक बार आज जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि और आणविकता में अंतर को आज हम समझ रहे थे। अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है कि जो वेग नियम आपने लिखा है, उस वेग नियम के अंदर जो अभिकारकों की घातें आ रही हैं, उनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होने वाली चीज है। प्राथमिक अभिक्रिया के लिए तो ठीक है, अगर जटिल अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में हो रही है, अगर जटिल अभिक्रिया है तो जो धीमा पद है उससे हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं और फिर हम उससे अभिक्रिया की कोटि डिसाइड करते हैं। आणविकता क्या होती है, आणविकता का मतलब है प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर जो एक ही पद में हो रही है उसमें कितनी स्पीशीज, परमाणु, आयन, अणु आपस में टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं, उसे हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जब इन दोनों में अंतर की बात कर रहे थे तो पहला अंतर डेफिनेशन का हो गया,
दूसरा अंतर ये हो गया कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोगों से आएगी, प्रयोगों से वेग नियम आएगा, वेग नियम से कोटि आएगी। आणविकता हम इक्वेशन देख के ही बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोटि शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, पर आणविकता टक्कर करने वालों की संख्या है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी 1/2 1/3 भिन्न नहीं हो सकती, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 लोग एक साथ टक्कर करेंगे तो बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा लगेगी, जो कि संभव नहीं है। ये हम लोगों ने सीखा। जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है, जबकि कोटि में हम जटिल अभिक्रिया में धीमे पद से कोटि का पता लगा सकते हैं। ये हमने और सीखा। फिर छद्म कोटि की प्रथम अभिक्रिया देखी अपन ने। इसमें क्या था कि एक अभिक्रिया थी जो द्वितीय कोटि थी, पर हुआ क्या कि अपन ने एक अभिकारक को बहुत ज्यादा ले लिया, तो एक अभिकारक को आधिक्य में लेने के कारण उसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम हुआ, तो लगभग उसकी सांद्रता उतनी ही बनी रही, तो वो एक कांस्टेंट की तरह फॉर्मूले में दिखाई दिया। तो फिर हमने उसको कांस्टेंट की तरह जब कंसीडर किया तो वो और के मिलकर के एक नया कांस्टेंट बन गया, और जो अभिक्रिया का वेग है वो उस बंदे पर जो आधिक्य में था डिपेंड करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया द्वितीय कोटि दिखनी चाहिए वो वास्तव में प्रथम कोटि अभिक्रिया के रूप में सामने आती है। क्या याद रखने वाली बात है, ये तब होगा जब आप किसी एक को आधिक्य में लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तृतीय कोटि थी, आपने एक को आधिक्य में लिया, ये छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया बन गई। एक कैप्सूल बनाया मैंने, इस कैप्सूल के अंदर आप काफी घूर के देख रहे थे। ये कैप्सूल ये था कि प्राथमिक अभिक्रिया अगर होगी तो प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर 99% केसेस में कोटि और आणविकता बराबर होंगे, 1% में अंतर हो सकता है, और वो 1% है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये हमारी आज की क्लास का निचोड़ है। अब अगली क्लास में हम अभिक्रिया के जो हमारे मैकेनिज्म है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, स्पीकर के एंड में कोई इशू है, मैं आपके सवाल नहीं ले पाऊंगा। आयुष्मान, कुछ मैसेज में पूछ सकते हो तो पूछ लो। आज आप लोगों की वॉइस मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मैसेज में कुछ पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज टेलीग्राम पे एक बार पूछ लेना। ठीक है, कल पूछ लेना, कल आते हम डाउट्स ले लेंगे। ओके। कोर्स में केवल छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया आपके कोर्स में नहीं है, जो आप पूछ रहे थे चैट के अंदर।